नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर विद अरुण में। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब हमारी पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इसका मतलब हुआ ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा रूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पहला है बड़े ग्लोब होते हैं और दूसरा पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब। ग्लोब दो प्रकार के हो गए। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ग्लोब को हम पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घुमाते हैं। यह बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। सही आकार में दिखाया जाता है, यानी ग्लोब पर महाद्वीपों, देशों तथा महासागरों को सही आकार में दिखाया जाता है। जैसे हमने एक ग्लोब बनाया है, यह पृथ्वी का स्वरूप है। इस प्रकार ये जो हिस्से हैं ये महाद्वीपों हैं। महाद्वीप 7 प्रमुख महाद्वीप हैं पृथ्वी पर। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विषुवत वृत्त क्या है। अब विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब हम बताते हैं आपको कि हम मान लेते हैं कि यह पृथ्वी है, तो जो ये एक काल्पनिक रेखा जो हम बना रहे हैं, इसको बोलते हैं हम विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पहले भाग को कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध और दूसरे भाग को कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार पृथ्वी 2 भागों में बट जाती है, विषुवत रेखा जो बांटती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विषुवत वृत्त के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, जैसा कि हमने बताया है, विषुवत वृत्त के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं विषुवत वृत्त के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त के जो ये वृत्त खिंच रहा है, इसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, यानी विषुवत वृत्त का दूसरा नाम हुआ, इस विषुवत वृत्त का दूसरा नाम हुआ भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसका मान जो है, इसका मान 0 डिग्री होता है, यानी ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है विषुवत वृत्त। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों की तरफ खींची हुई हैं। यानी ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत वृत्त है, इसके समानांतर, यानी ये रेखाएं आपस में कभी मिलेंगी नहीं। इस समानांतर ध्रुवों की तरफ खींची जाती हैं। ये ध्रुवों की तरफ खींची जा रही हैं ऐसे। अक्षांश रेखाओं को अंशों में मापा जाता है, यानी इन अक्षांश रेखाओं को डिग्री में मापा जाता है। 1 डिग्री, जैसे 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे। प्रत्येक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची हुई हैं। यानी ये अक्षांश रेखाएं, जैसे ये विषुवत वृत्त है हमारा,
तो ये 1 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 2 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 3 डिग्री अक्षांश रेखा, ऐसे करके टोटल 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर की तरफ खींची गई रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी विषुवत वृत्त के ऊपर की तरफ जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जा रही है उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, तथा दक्षिण की तरफ खींची गई रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये विषुवत वृत्त का दक्षिण की नीचे की तरफ जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं उनको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, दूर जा रहे हैं, विषुवत वृत्त से दूर जा रहे हैं, अक्षांश रेखा अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये उत्तरी ध्रुव में आकर यह आकार घटता जाता है और उत्तरी ध्रुव पर यह शून्य हो जाता है। बिंदु के आकार पर दक्षिणी गोलार्ध में ये बिंदु के आकार का दिखाई पड़ती है। तो टोटल अक्षांश रेखाएं हमारी उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में 90 प्लस दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री टोटल हो गई हुई है 180। और इसमें अगर एक विषुवत रेखा को भी जोड़ दिया जाए तो 181 टोटल अक्षांश रेखाएं होंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, यानी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं पृथ्वी पर। पहला हमने देखा विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री पर स्थित है। फिर उत्तर ध्रुव वृत्त जो कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, 90 डिग्री उत्तर में स्थित है, तथा दक्षिणी ध्रुव जो कि 90 डिग्री दक्षिण में पड़ता है, के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। इनके अलावा 4 और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा हैं। ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरने वाली ये काल्पनिक रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। दूसरी है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तीसरी है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, ये तीसरी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। और चौथी है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये हमारा चित्र देखें एक बार, ये पृथ्वी है और ये जो बीचों बीच पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है रेखा, इसे कहते हैं विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त के ठीक ऊपर 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पड़ती है और इसी प्रकार विषुवत वृत्त के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा पड़ती है। इसी प्रकार मकर रेखा के जस्ट नीचे दक्षिण ध्रुव वृत्त है और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त है। ये महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, इनका मान जरूर याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। ताप कटिबंध क्या होते हैं? कटिबंध ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर उष्णकटिबंध की परिभाषा दी हुई है और ये एक चित्र बेहतरीन सा दिखाया गया है। ये 23.5 डिग्री पर स्थित एक रेखा है कर्क रेखा और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक रेखा है मकर रेखा। इसके बीच में एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं विषुवत वृत्त। यहाँ दोपहर में अपने सिर के ठीक ऊपर सूर्य होता है और यहाँ अत्यधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है इस क्षेत्र में, इसलिए यहाँ गर्मी का भी बहुत भयंकर पड़ती है इस क्षेत्र में।
चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। यानी कर्क रेखा में जितने भी देश स्थित है और मकर रेखा के बीच जितने भी देश स्थित है, यहाँ सिर के ठीक ऊपर सूर्य नहीं होगा। इसके अलावा ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। यानी जितना हम ऊपर जाएंगे, ये चित्र देखो एक बार, जितना हम ऊपर जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तिरछी, सीधी नहीं पड़ेंगी। अब देखते हैं आगे। उसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। एक बार इस चित्र को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपको बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में बहुत अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए ये क्षेत्र शीत उष्ण कटिबंध कहलाते हैं। दूसरा हमने बताया आपको शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ मध्यम तापमान रहता है। ये हम स्थिति है कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में। और नीचे आते हैं तो मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त की ये स्थिति है। यहाँ सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिससे यहाँ का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब बात करते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, यहाँ सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है, इसलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। यह दोनों गोलार्ध में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी यह स्थिति पाई जाती है शीत कटिबंध की। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखते हैं देशांतर रेखा क्या है। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक अर्धवृत्त हैं जो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती हैं और भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। हम आपको चित्र दिखाएंगे अभी इसका। अक्षांश रेखाओं के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। हमने अभी देखा कि अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की तरफ उनकी दूरी घटती जाती है, लेकिन देशांतर रेखाएं की लंबाई हमेशा समान रहती है। इन्हें गिनना आसान बनाने के लिए सभी देशों ने यह निश्चय किया कि ग्रीनविच लंदन में यह देश शहर स्थित है। ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन माना जाए। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इससे पूर्व की तरफ में 180 रेखाएं खींची गई तथा पश्चिम में भी 180 डिग्री तक रेखाएं पश्चिम की तरफ खींची गई, जिन्हें पश्चिमी देशांतर कहते हैं। प्रधान याम्योत्तर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, जिसे हम पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करते हैं। एक बार ये चित्र देखें अवश्य। ये जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में, इस रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि लंदन के शहर ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। यहीं से विश्व का समय का निर्धारण होता है।
विश्व में समय का निर्धारण। विषुवत वृत्त और देशांतर रेखाएं आपस में समकोण पर काटती हैं। यह बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते और अब देखते हैं मानक समय। मानक समय किसी देश या एक बड़े क्षेत्र के लिए निर्धारित वह आधिकारिक और एक समान समय होता है जो देश में कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक कार्यों के लिए मान्य होता है। मानक समय का तात्पर्य उससे लिया जाता है जैसे हमारे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से लिया जाता है। यहीं से भारत का समय निर्धारण होता है। एक उदाहरण दिया है इसमें भारत का उदाहरण देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है से पूरे देश की घड़ियां इसी के अनुसार चलती हैं। ये भारत का चित्र है और ये भारत की 82.5 डिग्री से एक रेखा गुजरती है जिसे हम भारत का मानक समय कहते हैं। यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्य जिसमें शामिल है हमारा उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 5 देश शामिल हैं हमारे, जो कि जिनसे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विश्व का मानक समय। पूरी दुनिया का समय लंदन के पास स्थित 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम GMT से मापा जाता है। अभी हमने पहले आपको बताया है। भारतीय मानक समय इससे 5.5 घंटे आगे रहता है। अब एक देखते हैं किस तरह हमारी पृथ्वी परिक्रमण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन में समय का निर्धारण होता है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसमें 1 घंटे का अगर हम समय निकालें तो इससे भाग कर ये 1 घंटे में हमारी पृथ्वी आ जाएगी 15 डिग्री घूम लेती है। अतः 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे को हम 60 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 15 डिग्री घूमने में लगा समय इक्वल टू 60 मिनट होगा। तो 1 डिग्री घूमने में लगा समय 60 को 15 से भाग करेंगे तो 4 मिनट आ जाएगा। इस प्रकार यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यही हमारा लास्ट टॉपिक था। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।